ये जो पीढ़ी है जिसे हम जेन ज़ी कह रहे हैं, वह यूपीएससी भिन्न कारण से कर रही है और भिन्न तरह से कर रही है। कि जेन ज़ी के लिए यूपीएससी की दुनिया कैसे बदल चुकी है। जो लोग मानते हैं कि यूपीएससी आज वही पुराना प्रोसेस है, वो गलत है। पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन में बड़े शहरों का दबदबा होता था और अब चूंकि ऑनलाइन मीडियम्स तमाम जगहों तक पहुंच चुके हैं, इसलिए सपना भी कस्बों तक पहुंच गया है, छोटे शहरों तक पहुंच गया है, कई मामलों में गांवों तक पहुंच गया है। प्रिपरेशंस को और ज्यादा स्मार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है तमाम टूल्स से, और अब तो एआई टूल्स का भी क्रेज बढ़ रहा है। लगातार यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जा रहे हैं इन पैटर्न्स पर रिलाय करने वाले एआई टूल्स की तरफ। पहले माइंडसेट होता था कुछ कवर करो, 2-4-10 किताबें पढ़ो, लंबे लंबे समय तक सिटिंग्स लो, तब जाकर आप तैयारी करेंगे। नया माइंडसेट क्या है? स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन करो, पीवाईक्यूज पर फोकस करो, स्मार्टली प्रिपेयर करो। फंडामेंटली यूपीएससी नहीं बदला है। इसका मतलब यूपीएससी को आज भी सब्र, पेशेंस चाहिए। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। यूपीएससी की दुनिया अब ठीक वही नहीं है जो पहले थी। आप इस बात को दिल्ली के कोचिंग की गलियों से महसूस कर सकते हैं। आप इसे जो नए लोग टॉपर्स निकल कर आए उन्हें देखकर महसूस कर सकते हैं। आजकल टॉपर्स, ऑल इंडिया रैंकर्स केवल बड़े शहरों से नहीं आ रहे, छोटे कस्बों से आ रहे हैं, छोटे शहरों से आ रहे हैं। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक नई पीढ़ी अब यूपीएससी की प्रिपरेशन में उतर चुकी है, जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं। इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम खास तौर पर बात करेंगे कि जेन ज़ी के लिए यूपीएससी की दुनिया कैसे बदल चुकी है। जो लोग मानते हैं कि यूपीएससी आज वही पुराना प्रोसेस है, वो गलत है। मैंने अपनी किताब में यूपीएससी 2.0 की बात यही सोचकर कही है। खेल के रूल्स बदल चुके हैं, प्लेयर्स बदल चुके हैं और रिजल्ट का पैटर्न भी बदल रहा है। आज के नए यूपीएससी के प्लेयर्स हैं जेन ज़ी। वो ट्रेंड सेट कर रहे हैं, वो नए नॉर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं, बिहेवियर्स को शेप कर रहे हैं और प्रिपरेशन का जो बिहेवियर है उसे खास तौर पर शेप कर रहे हैं। वो नई किस्म की एस्पिरेशंस को क्रिएट कर रहे हैं। आज के पूरे वीडियो में हम इसे ही समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जेन ज़ी का मतलब क्या है। जेन ज़ी, जिसे अक्सर जूमर्स भी कहा जाता है, उन लोगों को रेफर करता है जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुए। ये पहली ऐसी जनरेशन है जो सही में डिजिटल नेटिव्स है। यह वह पीढ़ी है जो जब से पैदा हुई तब से इसके हाथ में स्मार्टफोन है। इनका बचपन स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया के साथ गुजरा है। इसी वजह से यह जनरेशन काफी टेक सेवी है, सोशली अवेयर है और डाइवर्स माइंडसेट रखती है। यह ऑथेंटिसिटी, मेंटल हेल्थ और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी जैसे मुद्दों को इम्पोर्टेंस देती है। इसलिए आज के ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट लार्जली जेन ज़ी कैटेगरी में आते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक नई पीढ़ी है, ये नई तरीके से सोचती है। यह किसी भी प्रॉब्लम को एक नए तरीके से अप्रोच करती है। यूपीएससी क्रैक करना अगर एक समस्या है तो इसे ठीक वैसे नहीं देखती है जैसे मेरी पीढ़ी देखती थी या इनकी पीढ़ी से पहले वाली कोई पीढ़ी देखती थी। नई जनरेशन का प्रिपरेशन स्टाइल एकदम अलग है। खास तौर से ये डिजिटल प्रिपरेशन वाला हो गया है। पहले लोग एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए फिजिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ भागते थे, उन पर डिपेंड करते थे, जो हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं था। फाइनेंशियल बैकग्राउंड की प्रॉब्लम होती थी, लोकेशन की प्रॉब्लम होती थी, इंटरेस्ट की प्रॉब्लम होती थी और तमाम किस्म की दूसरी समस्याएं होती थी। लेकिन आज के स्टूडेंट हैवीली रिलाय करते हैं यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, फ्री या अफोर्डेबल किस्म की ऑनलाइन कोचिंग पर, रिकॉर्डेड किस्म के जो लेक्चर्स आते हैं उन पर, नोट्स पर, पीडीएफ पर या टॉपर्स स्ट्रेटेजी पर, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब इनके पास एक्सेसिबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी तैयारी आसान हो गई है, इसका मतलब ये है कि इनकी तैयारी भिन्न हो गई है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये लोग ठीक उन्हीं वजहों से यूपीएससी की तरफ नहीं जाते हैं जिन वजहों से इससे पिछली पीढ़ी जाती थी। पिछली पीढ़ी यूपीएससी की तरफ के लिए जिन सामाजिक वजहों से जाती थी, जिन आर्थिक वजहों से जाती थी, उनकी तुलना में जेन ज़ी के लोग इसकी तरफ अगर आकर्षित होते हैं तो भिन्न वजहों से होते हैं। डेमोग्राफी भी बदली है। पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन में बड़े शहरों का दबदबा होता था और अब चूंकि ऑनलाइन मीडियम्स तमाम जगहों तक पहुंच चुके हैं, इसलिए सपना भी कस्बों तक पहुंच गया है, छोटे शहरों तक पहुंच गया है, कई मामलों में गांवों तक पहुंच गया है। इसलिए जब हम इस बात को देखते हैं कि ये जो पीढ़ी है जिसे हम जेन ज़ी कह रहे हैं, वह यूपीएससी भिन्न कारण से कर रही है और भिन्न तरह से कर रही है। और इसीलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक सलाह जरूर देना चाहूँगा।
ऐसी सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सही गाइडेंस और राइट फोकस। कुछ बेसिक्स हालांकि कभी नहीं बदलते, मसलन नहीं बदलती एनसीईआरटी। आज के यूपीएससी की रेस में जिसका फोकस क्लियर है, उसका काम आधे से ज्यादा हो चुका है और उसके फाउंडेशन का पहला स्टेप अभी भी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी की किताबें आज भी यूपीएससी प्रिपरेशन की नींव रखती हैं। आप भी ध्यान रखिए, इधर उधर हाथ पैर मारने से पहले एनसीईआरटी से शुरुआत कीजिए। टॉपिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाइए। इसके लिए आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, या फिर एक और अच्छा विकल्प है कि आप क्लास 6 से क्लास 12 तक अलग अलग बुक्स पढ़ने की बजाय एक साथ एनसीईआरटी वन फॉर ऑल बाय ऑसवेल्ड से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एक डिसेंट कलेक्शन है जिसमें क्लास 6 से 12 तक का सब्जेक्ट वाइज कंटेंट एक ही जगह पर दे दिया गया है। फिलहाल डिस्काउंट चल रहा है और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके कोड VC10 यूज करते हैं तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। खैर, वापस चलते हैं और समझते हैं कि ये जो जनरेशन है, ये जब यूपीएससी की तैयारी करती है तो इसके फंडे क्या होते हैं, ये किस भाषा में तैयारी करती है, इसके मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं। पहला सिद्धांत जो हमेशा से कहा जाता है, ये आज की जनरेशन के साथ जोड़कर, वो है कि ये लोग स्मार्ट वर्क पे यकीन करते हैं, हार्ड वर्क पे कम करते हैं, क्योंकि हम लोग एआई की दुनिया में हैं। ध्यान रखिएगा, ये स्टूडेंट्स इस वजह से लगातार स्ट्रेटजीज पर, डेटाबेस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसलिए अगर आप जेन ज़ी से हैं तो आप स्वाभाविक तौर पर उन चीज़ों को देखेंगे, मसलन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, PYQs पर देखेंगे, बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एआई क्या करता है, एआई क्या सिखाता है? एआई सिखाता है कि पैटर्न्स को खोजने की कोशिश कीजिए, और यही वह मेथड है जो जेन ज़ी के यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले लोग खास तौर पर देख रहे हैं। वे टॉपर्स की स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं और ट्राई एंड एरर पर कम टाइम वेस्ट करते हैं। हमारी पीढ़ी के लोग जब तैयारी कर रहे होते थे तो लगातार पहले चलो ये करके देखते हैं, तो ट्रायल एंड एरर मेथड चलता था। तो हमने बात की कि एआई की बात करते हैं और पैटर्न्स को खोजते हैं, और नई चीज़ टेक्नोलॉजी और टूल्स, इन पर बहुत हैवीली रिलाई करते हैं। ये टूल एनालिटिक्स के टूल्स हैं, माइंड मैपिंग के सवाल हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं, क्विक रिवीजन टूल्स हैं। प्रिपरेशंस को और ज़्यादा स्मार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है इन तमाम टूल्स से, और अब तो एआई टूल्स का भी क्रेज बढ़ रहा है। लगातार यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जा रहे हैं इन पैटर्न्स पर रिलाई करने वाले एआई टूल्स की तरफ। अब ऐसे एआई टूल्स बन चुके हैं जो आपके लिए टेस्ट सीरीज खड़ी कर सकते हैं। अब ऐसे एआई टूल्स हैं जो आपके डाटा को समझकर इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि आपको किस एरिया में ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है, फिर आपकी प्रिपरेशन को उस तरफ मोड़ सकते हैं। अब तक का जितना डाटा अवेलेबल है उसके बेसिस पर एआई टूल्स और एल्गोरिथम्स आपके लिए बेहतर समरी दे सकती हैं, आपका समय बचा सकती हैं, और ये सब जेन ज़ी लर्नर्स कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को अब समराइजेशन के लिए घंटों बैठ के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं रह गई है। वो वीडियो को सुनते हैं और उसके बेसिस पर एआई उनके लिए एक समरी तैयार करके दे देता है। तो एक सेंस में फास्टर लर्निंग हो रही है, जिससे उनका काफ़ी टाइम बच रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, यह जनरेशन प्रिपरेशन और वेलबीइंग के बीच एक किस्म का संतुलन बनाना चाहती है। कोशिश तो कम से कम डेफिनेटली करती है। ये प्रीवियस जनरेशन में एकदम मिसिंग बात थी। प्रीवियस जनरेशन इस बात पर गर्व महसूस करती थी कि उसने दिन रात एक कर दी है और इस कारण वो पागलपन की सीमा तक पहुंच चुके हैं। लेकिन नई जनरेशन इसे लेकर कॉशियस है, वो इस बैलेंस की बात करती है और इसी वजह से वो लगातार स्मार्ट वर्क की कोशिश करती है। आप एग्जाम्पल्स देखने की कोशिश कीजिए। ऑल इंडिया रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री, एम्स जोधपुर से ट्रेन डॉक्टर, जिन्होंने 3rd अटेम्प्ट में वीपीएससी टॉप किया। आस्था सिंह 21 ईयर टॉपर, 21 साल की है, फॉर्मल कोचिंग के बिना क्लियर किया, ऐसा उनका क्लेम है। AIR 61। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि डिजिटल प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। इन दोनों लोग केसेस में आपको समझ में आ रहा है कोई व्यक्ति अगर एम्स का डॉक्टर है तो उसके पास कितना समय होगा, उसके बावजूद वह इस परीक्षा को क्रैक करता है, या फिर बिना फॉर्मल कोचिंग के जो लोग परीक्षा को क्रैक करते हैं। इसका मतलब वो डिफरेंट सोर्सेज पर, अलग तरह के सोर्सेज पर रिलाई कर रहे थे। वो डिजिटल प्रिपरेशन पर रिलाई कर रहे थे, वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर रिलाई कर रहे थे, और वो कंसिस्टेंसी पर रिलाई कर रहे थे। पूरा का पूरा यूपीएससी इकोसिस्टम है, उस पर अगर इम्पैक्ट देखें तो बहुत सारे आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देते हैं। ऐसा टीचर जो इस प्रोसेस को काफ़ी क्लोजली कुछ दशकों से देख रहा है, उसके आधार पर मैं कम से कम कुछ पॉजिटिव चीज़ें तो खास तौर पे देख सकता हूँ। पहली बात तो वही जैसे मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा था कि स्मॉल टाउन्स के स्टूडेंट्स अब इक्वल लेवल पर compete कर सकते हैं। इंटरनेट ने ज्योग्राफिकल और फाइनेंशियल गैप को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया है।
जो ज्योग्राफिकल गैप पहले एक बहुत बड़ी बाधा थी, अब इंटरनेट के आ जाने के बाद ये काफ़ी कम हो गया। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा कि आप दिल्ली में हैं, इलाहाबाद में हैं, लखनऊ में हैं या फिर किसी छोटे शहर में। फ़र्क पड़ता है लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो फाइनेंशियल गैप था, पहले आपको दिल्ली आने के लिए जो लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, उससे बचत हो जा रही है। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं, वो भी अब कोशिश कर रहे हैं। मुझे रोज़मर्रा तौर पर ईमेल मिलती है। जो विद्यार्थी किसी गांव में बैठे हुए हैं, किसी छोटे कस्बे में बैठे हुए हैं, वो ईमेल करते हैं कि सर मैं यहीं रहकर तैयारी करना चाहता हूँ, सोर्सेज क्या होने चाहिए, कौन से ऑनलाइन सोर्स की तरफ देखूँ, इत्यादि इत्यादि। वो लोग ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं कर रहे हैं और दिल्ली जैसे बड़े शहरों की तरफ आ भी नहीं रहे हैं। दूसरी चीज़ सोशल मीडिया की भी बात है। तमाम, मैं अपनी केवल बात नहीं कर रहा हूँ, वे तमाम वैसे टीचर्स जिन टीचर्स से पहले मिलना तक मुश्किल होता था, वे ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उनकी मेंटरशिप डेमोक्रेटाइज हो गई है। बहुत सस्ते सस्ते कोर्सेज या कई बार मुफ्त कोर्सेज अवेलेबल हैं, या वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं जो प्लेटफॉर्म्स मुफ्त हैं। सोशल मीडिया की वजह से ये जो मेंटरशिप थी, वो 1 to many या 1 to 1 दोनों ही केसेस में लोगों को अब ऑनलाइन मेंटर्स के तौर पर मिल रही है। इन्फॉर्मेशन जो है वो इंस्टेंटली फैल रही है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जो प्रभाव हैं वो सकारात्मक ही हैं, नकारात्मक भी प्रभाव है। जैसे ये प्रभाव तो है ही ना नकारात्मक, कि पहले व्यक्ति को पता था कि ये 4 किताबें, इन 4 किताबों को पढ़ के तैयारी कर ली है और इससे मोस्ट लाइकली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब सोर्सेस की एबंडेंस है, सोर्सेस इतने ज़्यादा हैं कि अब कन्फ्यूज़न बढ़ गया है। टू मच इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली ओवरवेल्म द स्टूडेंट। और मामला ये भी है कि ये जो बहुत सारी सूचना है, उस बहुत सारी सूचना और ज्ञान से एआई का इस्तेमाल करके और ज़्यादा सूचना और ज्ञान पैदा किया जा रहा है। इस वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार कंफ्यूज हो सकते हैं। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। कई स्टूडेंट बुक्स से ज़्यादा समरीज पर डिपेंड करने लगे हैं, जिसका मतलब ये है कि अब डेप्थ कम हो गई है, विड्थ ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादा विस्तार भले ही आ गया हो, गहराई कम हो रही है। एंड देन सोशल मीडिया इन इटसेल्फ इज़ अ बिग डिस्ट्रैक्शन। आप सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल अगर करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो आपका डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है और इस कारण कंसिस्टेंसी अफेक्ट होती है। और सिर्फ यही नहीं, ध्यान रखिएगा, जेनजी के मामले में बावजूद इसके कि एक्चुअल जो तैयारी का स्पेस है वो रियल स्पेस से वर्चुअल स्पेस की तरफ चला गया है, तब भी तमाम सोशल कैटेगरीज आपकी तैयारी को आज भी प्रभावित करती हैं। आपका जेंडर प्रभावित करता है, आपकी रीजनल डाइवर्सिटी प्रभावित करती है, आपकी कास्ट प्रभावित करती है, आप ट्राइबल हैं या नॉन ट्राइबल, इस बात से प्रभाव पड़ता है। इन तमाम चीज़ों से आपकी तैयारी पर आज भी फर्क पड़ता है। ये अलग बात है कि पहले की तरह जितना ओपन पड़ता था उतना नहीं पड़ता है, सटल हो गया है, डिजिटल फॉर्म में आ गया है, स्ट्रक्चरल फॉर्म में आ गया है। क्योंकि कुछ लोग जो कहते हैं कास्ट मैटर नहीं करती, वो अगर आप इनके रिजल्ट्स को देखें तो आपको वो कास्ट मैटर करती हुई दिखाई दी। और मामला केवल कास्ट का नहीं, तमाम सोशल कैटेगरीज का है। क्योंकि उन अपॉर्चुनिटीज़ का भी सवाल है कि एलीट एजुकेशन, कोचिंग एक्सेस, ये सब जो हैं इनका असर पहले से डेफिनेटली कम हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाप्त हो गया है। अच्छा, अगर हम 2 पीढ़ियों के कंपैरिजन को देखें, पुरानी पीढ़ी, हमारी पीढ़ी को छोड़ दीजिए, मिलेनियल्स वर्सेस जेन जी अगर आप देखें यूपीएससी के मामले में, तो आप देखेंगे कि जो मिलेनियल्स थे उनके पास सोर्सेज लिमिटेड थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर उनकी हैवी डिपेंडेंस थी और पैसा ज़्यादा लगता था। जब मिलेनियल्स तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, यही वह पीरियड है जिस समय आपको कोचिंग इंडस्ट्री में एक तरह का एक्सप्लोजन दिखाई देता है। कोचिंग इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपेंड करती है। अलग अलग ब्रांड्स का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन ब्रांड्स को आप आज मल्टी मिलियन ब्रांड्स के तौर पर जानते हैं, सारे के सारे ब्रांड्स तब इमर्ज किए, तब फ्लरिश किए जिस समय मिलेनियल्स प्रिपरेशन में थे। जेन जी के प्रिपरेशन में इनमें से अधिकांश लोगों के रिसोर्सेज कम हुए, अधिकांश लोगों का क्लाउड कम हुआ है, इंडस्ट्री का साइज कम से कम ऑफलाइन कोचिंग का तो श्रिंक कर रहा है। तो आज की जनरेशन के पास चूंकि अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस है, रिकॉर्डेड सेशंस हैं, एआई है, लेक्चर नोट्स अवेलेबल हैं, पीडीएफ अवेलेबल है, माइंड मैप के ग्राफ्स अवेलेबल हैं, ये सब या तो फ्री अवेलेबल हैं या लो कॉस्ट में अवेलेबल हैं, इसलिए जेन जी के पास ये एक्सेस बढ़ गया है। पहले माइंडसेट होता था कुछ कवर करो, 2-4-10 किताबें पढ़ो, लंबे लंबे समय तक सिटिंग्स लो, तब जाकर आप तैयारी करेंगे। नया माइंडसेट क्या है? स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन करो, PYQs पर फोकस करो, स्मार्टली प्रिपेयर करो, और ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। ये वो चीज़ें हैं जो जेन जी को जेन जी बनाती हैं, जेन जी की यूपीएससी प्रिपरेशन को जेन जी यूपीएससी प्रिपरेशन बनाती है। और यही वजह है कि अगर आप टॉपर्स के कमेंट्स को देखें,
जब टॉपर्स को मुंह के सामने माइक रख के पूछा जाता था कि आप क्या सलाह देंगे, तो क्या होता था? याद कीजिए टीना डाबी को याद कीजिए, ईरा सिंघल को याद कीजिए, अनुदीप को याद कीजिए। वे लोग क्या कहते थे? वो कहते थे डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सटेंसिव रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इन लोगों ने अलग अलग समय पर अपने इंटरव्यूज़ में कहा है। लेकिन अगर आप नए टॉपर्स को देखें, आप श्रुति को देखें, इशिता को देखें, आदित्य श्रीवास्तव को देखें, तो इनके शब्द क्या होते हैं? किन कीवर्ड्स की बात करते हैं भविष्य के लिए संदेश देने में? ये कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये कहते हैं मल्टीपल रिविजन, ये कहते हैं आंसर राइटिंग, ये कहते हैं डिजिटल रिसोर्सेज और स्मार्ट यूज या स्मार्ट प्रिपरेशन। आप इन कीवर्ड्स के बदलाव से ही समझ सकते हैं कि जेन जी किस नए तरीके से तैयारी करता है, वो कैसे देखता है। तो फाइनली ध्यान रखिएगा, बस ये सही है कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन फंडामेंटली यूपीएससी नहीं बदला है। इसका मतलब यूपीएससी को आज भी सब्र, पेशेंस चाहिए। यस, उसे आज भी डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। ये अलग बात है कि टेक्नोलॉजी की हेल्प अवेलेबल है, इसलिए अब आपके पास स्ट्रेटेजिक सपोर्ट हो सकती है, इसलिए आपके पास कई शॉर्टकट अवेलेबल हो गए। पर ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट से यूपीएससी क्रैक नहीं होता है। कुल मिलाकर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गेम इवॉल्व हुआ है, लेकिन जीतने के प्रिंसिपल आज भी वही हैं। आप सोच कर देखिए, अगर आप एक जेन ज़ी प्रिपेयर करने वाले हैं तो बताइए कि आपके हिसाब से वे कौन से फैक्टर्स हैं जो जेन ज़ी के पास इस प्रिपरेशन में अलग हैं मिलेनियल्स की तुलना में, पिछली पीढ़ी की तुलना में। ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा।